समरसता नहीं समानता चाहिए, समरसता नहीं समानता चाहिए, और समानता कागज पर नहीं धरातल पर चाहिए। भारत के संविधान को और भारत की व्यवस्था को अगर हम जानना समझना चाहते हैं तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि भारत के संविधान को तब तक समझा ही नहीं जा सकता जब तक कि मनुस्मृति को स्वयं ना पढ़ लो। इस बात के लिए कलेजा चाहिए कि ब्राह्मणों के सामने भी खड़े होकर कह सको जय भीम, कि हम रहें या ना रहें, आने वाली पीढ़ियों के लिए उस व्यवस्था का निर्माण करकर जाएंगे। सभी ने अपने अपने विचार आपके सामने रखे। आप सभी को मालूम है कि आज डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ भारत की तरफ से जिला सम्मेलन का आयोजन है। इस आयोजन के अवसर पर बहुत सारी बातों के साथ में संगठनात्मक स्तर से मैं 2-3 बातें आपके बीच में रखना आवश्यक समझता हूं। निश्चित रूप से कार्यक्रम की जो एक समय सीमा होती है वो हम लोगों को मजबूर कर देती है कि बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर भी जिस लेवल से चर्चा हो जानी चाहिए वो नहीं हो पाती, और जिसके पास विषय वस्तु है उसके पास समय कम है, क्योंकि उसके पास विषय वस्तु है, मटेरियल है, और जिन वक्ताओं के पास मटेरियल नहीं होता तो उनके लिए 5 मिनट बहुत होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हाई कोर्ट में कोई नया वकील या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नया वकील जाए और जज जरा ये पूछ दे, यस हाउ योर पिटिशन इज मेंटेनेबल, तो इधर देखता है वो इधर देखता है, ये मेंटेनेबल क्या चीज है, मैंने तो फाइल में लिखा ही नहीं है। वो सोचता है ये इसका सवाल आया कहां से है, मैंने तो जब लिखा नहीं, मेंटेनेबिलिटी की बात ही खूब रहा है। अब जो सीनियर वकील होता है, अनुभवी वकील होता है, वो मेंटेनेबिलिटी पर 3 दिन बहस करता है, और उसके बाद 3 दिन जज सर खपाने के बाद कहता है अच्छा ठीक है, ओके वी विल आस्क द स्टेट एंड सीकिंग द इंस्ट्रक्शंस एंड द काउंटर एफिडेविट, देन यू हैव टू प्रोसीड फर्दर डिस्चार्ज। इन सारी बातों के बीच में मैं आज की बात इस बात से शुरू करूंगा। आपके संगठन ने एक नारा कहिए उसे या कुछ और दिया, समरसता नहीं समानता चाहिए, समरसता नहीं समानता चाहिए, और समानता कागज पर नहीं धरातल पर चाहिए। ये और समय जब समाज में काम करते करते, क्योंकि मैं इस बात का बहुत बड़ा समर्थक हूं कबीरदास जी का कि घुमक्कड़ी ज्ञान का एक बहुत बड़ा साधन है। किताबों में लिमिटेड ज्ञान है, बट उन किताबों में ये कहीं नहीं लिखा हाउ टू एक्सप्रेस योर वर्ड्स। किताबों में ये कहीं नहीं लिखा कि हाउ टू एप्रिशिएट द अदर पर्सन्स। किताबों में ये कहीं नहीं लिखा हाउ टू जज द कंडक्ट ऑफ द अदर पर्सन्स, नहीं लिखा। ये व्यवहार से भारत के संविधान को और भारत की व्यवस्था को अगर हम जानना समझना चाहते हैं तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि भारत के संविधान को तब तक समझा ही नहीं जा सकता जब तक कि मनुस्मृति को स्वयं ना पढ़ लो। नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इतिहास के जब लोग मंच पर आ जाएं तो ये संभव ही नहीं है कि इतिहास में पीछे ना जाए। और इतिहास के संदर्भ में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो एक लाइन कही उससे आगे मैं बढ़ूंगा। वो समाज वो कौम अपना
वो समाज, वो कौम जो अपना इतिहास नहीं जानता, वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बीएम सिंह आज बीएम सिंह क्यों है? केवल इसी एक शब्द की वजह से। डॉक्टर हरिजन साहब, I never directly feel the casteism because my living was as a journal person. My father was in a judiciary, therefore my residential is all time in the judicial campus. Therefore, I have not directly feel the untouchability. लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं उन लोगों का। उस समय क्रोध आता था, अभी उनको मैं धन्यवाद कहता हूं। शुक्रगुजार हूं मैं उन लोगों का, उन जातिवादी लोगों की मानसिकता का, जिन्होंने अपना असली रूप दिखाया और बीएम सिंह को नया जन्म प्रदान किया। क्यों ना वो ऐसा करते और समझने की जिज्ञासा पैदा होती। जब पहली बार बनारस के नगर निगम के ऑडिटोरियम में मैं मीटिंग के लिए गया, और जिस प्रकार ये मीटिंग हॉल है, मीटिंग हॉल के बाहर में किताबें बिक रही थी, तो वहां सामाजिक कार्यकर्ता कोई किताब बेच रहा था, तो काली पन्ने की वो किताब मनुस्मृति, मैंने उसका बहुत जिक्र सुना था, तो मैंने सोचा खरीदा जाए फिर। और विंटर वैकेशंस हमारे पास लंबी होती हैं 10 दिन की, ये बात है सन 2009 की। और सन 2009 में जब मैंने उस मनुस्मृति को पढ़ा, तो कई बार तो उन लाइनों को मुझे दोबारा पढ़ना पड़ा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं पढ़ रहा हूं गलत है। अब मैं उसमें पढ़ता था कि कानों में शीशा पिघला के डाल दो, मुझको लगता था यार ये कोई बात है क्या। फिर मैं पढ़ता था, उसमें भी जिक्र आता था तो कहता था कि उसकी जुबान काट लो, मुझे लगता था ये कोई बात है क्या। जब उसमें कहता था कि महिला से सुबह बलात्कार करो और शाम को पानी दे दो, पाप समाप्त, और शाम को बलात्कार करो और सुबह पानी अगर सूर्य को दे दो, पाप समाप्त, तो मुझे लगता था सर ये ऐसा भी हो सकता है क्या। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जो समाज, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता, वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। जानो, और मेरा दावा है, वो दावा मेरा नहीं है, हमारे महापुरुषों का है, कि अगर आप अपना इतिहास जानोगे तो फिर क्रांति करने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ही इस बात का जवाब दे दिया, जाओ गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी गुलामी की जंजीरें खुद तोड़ देंगे। ये सेमिनार लगाकर लोग कहते हैं बहुत सारे लोग कम हैं, इस बात के लिए कलेजा चाहिए कि ब्राह्मणों के सामने भी खड़े होकर कह सको जय भीम। इस बात के लिए कलेजा चाहिए कि शासक वर्ग के रहने के बावजूद आप कह सको कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का सम्मेलन होगा। इस बात के लिए कलेजा चाहिए कि तुम्हारी उपस्थिति के बावजूद हम अपना अलग से झोपड़ी ही सही, लेकिन अलग से स्वतंत्र झोपड़ी बनाएंगे। कलेजा चाहिए। और वो कलेजा क्यों चाहिए? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, जाओ दूसरों के महलों में रहना चाहते हो चले जाओ, रह लेना, लेकिन अपनी झोपड़ी में आग लगाकर मत जाना। आप महलों मालिक की जब तक इच्छा होगी तब तक वहां रहोगे, और मालिक और महल जैसे ही खाली होगा 1 मिनट में सड़क छाप हो जाओगे। इसलिए जो हमारे महापुरुषों ने हमको बताया
डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ वो करने की कोशिश कर रहा, हम कार्यक्रम करने की कोशिश नहीं करते। ध्यान रखो, कार्यक्रम करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य के लिए कार्यक्रम करना है। दोहराता हूं, कार्यक्रम करना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य के लिए कार्यक्रम करना है। कैसे? चुनाव आता है, सारे लोग अपनी अपनी दावत घोषित करते हैं, बहुत सारे लोग वहां खाकर आते हैं और घर चले आते हैं। गाना बजाना भी होता है, कविता भी होती है, मुशायरा भी होता है। तो क्या उस कार्यक्रम से समाज का कोई हित है? भैया बहुत बढ़िया बनवाए रहे रसगुल्ला, क्या करें यार, फलनवा तो 4 ले लिया रहा, एक ना मिला। इस चर्चा के अलावा आपके पास कुछ हो सकता है? सवाल यह है, और जो लोग ये कार्यक्रम चलाते हैं उसके पीछे उनका निर्धारित लक्ष्य होता है कि हम आगे बढ़ जाएं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ का निर्धारित लक्ष्य है कि समाज आगे बढ़ जाए। खुद के बढ़ने में और समाज को आगे बढ़ाने में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की एक किताब का जिक्र करूंगा, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की गुत्थियां। उस किताब के अंदर आपको लोकतंत्र शब्द की व्याख्या मिलेगी। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, बट इन रियल सेंस वी डोंट नो व्हाट इज द कंटेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि लाइन में लगकर वोट डालने के चीज को, प्रक्रिया को लोकतंत्र नहीं कहते। आप यही समझते हो ना? चुनाव आया, स्ट्रीम मीडिया में यह प्रचार होता है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और सबसे बड़े लोकतंत्र का ये क्या है? उत्सव। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का ये उत्सव है, तो वोट डालने को इसका बस सब कुछ माना जाता है। लेकिन यदि आप रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र की परिभाषा दिया कि केवल चुनाव के समय लाइन में लगकर वोट डालने का नाम लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति कौन सी? समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का व्यवहार। अभी नाम ले दूंगा इस मंच से, तो मुझको तो कुछ क्या होना है, तो लाल कलम से मैं नजदीकी रखता हूं, मुझे मालूम है। लेकिन हमारे पास में जो आने वाले लोग हैं वो उधर फिर दरवाजे पर भी नहीं फटकेंगे। ऐसी ऐसी बात बोल दी है, वायरल हो गया वीडियो, वहां पहुंच गया जहां नहीं पहुंचना था। क्या इस हाई कोर्ट में जब पिछली बार 2018 में मैंने बार कौंसिल का चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के दौरान जब सब लोगों से मिलने के लिए गया, विक्रम साहब, सम्मान तो हाथ जोड़कर भी होता है। हाथ जोड़कर सम्मान किया। वही एक श्रीमान जी ने कहा, अरे कैसे ले रहे हो आशीर्वाद? पलनवा बैठे हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लो ना। नाम नहीं ले रहा हूं भूदेव का।
मैंने उनसे कहा, हाँ सर, पूरा आशीर्वाद दीजिए। ऐसे में थोड़ा सा और झुका हाथ जोड़कर। जो उनका शिष्य था पीछे से बोला, अरे भैया झुककर नहीं, पांव छूकर। मैंने कहा, सम्मान तो हृदय से होता है, पांव छूने भर में थोड़ा सम्मान है। अब जिसके पांव छूकर आशीर्वाद देने की जो जिज्ञासा थी ना, उसकी तो जिज्ञासा ही मर गई बेचारे की। बोला, हाँ हाँ यार, तुमको पूरा आशीर्वाद दे दिया, जाओ। उसको तो पता चल गया ना, जो इस समय झुकने को तैयार नहीं है, बनने के बाद क्या झुकेगा। जातिवाद देश के अंदर है, जातिवाद देश के विरुद्ध है, जातिवाद संविधान के विरुद्ध है, जातिवाद मानवता के विरुद्ध है, जातिवाद दुनिया में किसी भी स्तर पर उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। यदि इस पवित्र कार्य को करने के लिए कुछ लोग समझते हैं कि मैं बागी हूं, आतंकवादी हूं और गलत करता हूं, तो मुझे उनसे बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं है, बल्कि मुझे प्रसन्नता है कि वो मेरा विरोध करते हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, इस कार्य को जीवन भर करने के दौरान यदि हमारे आखिरी समय में भी अगर ये पल आया कि हमने अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो मैं समझता हूं हमने अपने महापुरुषों के कर्ज को 1% कम किया। लड़ाई आगे बढ़नी चाहिए। और मैं वर्तमान घटना का केवल इस एक लाइन से आपको उदाहरण दूंगा, उसके बाद ज्यादा लंबी बात नहीं, बात समाप्त। आखिरकार हमें प्रतिनिधित्व चाहिए क्यों? एक सवाल बनता। दशा दिशा भूमिका के बारे में मेरे साथियों ने विस्तार से बता दिया। दशा हमारी ऐसी है कि 1,500 से ज्यादा सरकारी वकील होने के बावजूद 100-200 SC OBC माइनॉरिटी के मिलाकर वकील नहीं है। सही है। हमारी दशा इतनी खराब है कि इतने सारे एडिशनल एडवोकेट जनरल होने के बावजूद ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का, माइनॉरिटी का एक नहीं है। हमारी दशा इतनी खराब है कि हाईकोर्ट के अंदर किसी भी संवैधानिक विषय पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे समाज का, शेड्यूल कास्ट का आज तक कोई भी एक सीनियर एडवोकेट नहीं है, डेजिग्नेटेड नहीं है। क्यों नहीं है? और अगर नहीं है तो इसके परिणाम क्या हैं? और हम चाहते क्यों हैं? आपने सबने अभी रिसेंटली 2-3 दिन से मेरे पास फोन आने लगा, डॉक्टर साहब, समाज के लोग भी बड़े मजेदार हैं। मजेदार कैसे हैं? अगर कहीं फायदा माल मिलने की संभावना है तो उधर भूदेव के पास जाते हैं। They have not seen any merit in the Bahujan advocates. We are not talking just about any caste or the scheduled caste or scheduled caste category. We are talking about the Bahujan Samaj advocates. There are so many very learned advocates in the category of the scheduled other backward classes as well as in the minority. So many senior advocates, not only in the Allahabad High Court, they are also representing in the Honorable Supreme Court of India. उसके बावजूद अभी लेटेस्ट 3 दिन 25 तारीख एक जजमेंट आ गया सबरा अहमद का, लखनऊ हाई कोर्ट का। पंकज जज साहब का तो मैं नाम लूंगा, पंकज भाटिया, ऑनरेबल जस्टिस पंकज भाटिया। ऑनरेबल जस्टिस पंकज भाटिया लखनऊ बेंच में सबरा अहमद के द्वारा एक मुकदमा कायम हुआ
और जो 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं वो हैं कन्नौज में, जालौन में, सहारनपुर में और अंबेडकर नगर में। दीज आर द मेडिकल कॉलेजेस विच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय दी और अंडर द पॉलिसी ऑफ द स्पेशल कंपोनेंट। स्पेशल कंपोनेंट क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना जरूरी समझता हूं, जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए विद रिगार्ड टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। स्पेशल कंपोनेंट, हाईकोर्ट के जितने एडवोकेट हैं सभी ने आर्टिकल 15 पढ़ा होगा। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 5 देखिए, आर्टिकल 16 विद रिगार्ड टू द इक्वल अपॉर्चुनिटी and the representation as per article 16 subclause 4, backward classes as well as to the scheduled caste or the scheduled tribe, दोनों शब्द अलग इस्तेमाल किए गए हैं। बैकवर्ड क्लास शब्द अलग है और वहीं पर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब अलग है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब को ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बैकवर्ड माना गया है। इसके अलावा आर्टिकल 340 के अंदर यह विशेष व्यवस्था की गई कि इनके अलावा भी अन्य पिछड़े लोग भारत में हो सकते हैं, उनको भी सर्च आउट किया जाना चाहिए। इसीलिए उस बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में अन्य पिछड़े लोग भी हैं, इसलिए अदर बैकवर्ड क्लास नाम की कैटेगरी का उदय हुआ। आर्टिकल 16 विद रिगार्ड टू द सर्विसेज और आर्टिकल 15 स्पेसिफिकली विद रिगार्ड टू द वुमेन, चिल्ड्रन एज वेल एज विद रिगार्ड टू द एजुकेशन। अब मैं आपको आर्टिकल 15 का ये 5 का क्लॉज जरूर पढ़ना जरूरी समझता हूं। नथिंग इन दिस आर्टिकल और nothing in this article or in sub clause G of clause 1 of article 19 shall prevent the state from making any special provision by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes or the scheduled tribes in so far as such special provisions relate to their admission to educational institution, including private educational institution, whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of आर्टिकल 30। इस आर्टिकल के परसुएंस में स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 2006 पास किया था। संविधान में प्रावधान है स्पेशल प्रोविजन का और उसके परसुएंस में ये एक्ट है। इस एक्ट की ये कमी है किसके सेक्शन 4 में जो रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होनी है उसके बारे में 21, 2 और 27 का फॉर्मूला लिखा है। ये सबरा अहमद ने जब पिटीशन फाइल किया तो उन्होंने ये ग्राउंड लिया कि इन कॉलेजेस के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट को 70% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं आप उसको देखोगे और स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल कंपोनेंट के जो प्रोविजन है उसमें यह बात लिखी कि 100% शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी अलग से विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं, अलग से 100%। और वो प्रोविजन है क्योंकि स्पेशल कंपोनेंट प्लान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके लिए ही स्पेशल पैसा रिलीज किया।
30% जनरल क्लॉज और स्टेट गवर्नमेंट को दिया कि 30% पैसा आप दोगे। पंकज भाटिया साहब के सामने वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स चुनौती नहीं थे। नंबर 1, वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स चैलेंजेबल नहीं थे। पंकज भाटिया साहब के सामने SC ST के जो लड़के पहले से स्टडी कर रहे हैं वो पार्टी नहीं थे। पंकज भाटिया साहब को न्याय करने की इतनी जल्दी थी कि काउंटर एफिडेविट तक कॉल नहीं किया गया और पहली हियरिंग हुई, इंस्ट्रक्शन कॉल किया और दूसरी हियरिंग हुई, पिटीशन अलाउ हो गई। ये उनका जजमेंट है। कितनी हैरानी की बात है, इतने बड़े विषय पर बिना काउंटर एफिडेविट रिट पिटीशन वाज अलाउड। और जो चीज चैलेंजेबल नहीं थी, दे हैव डायरेक्टली डिक्लेयर द अल्ट्रा वायरस और द सेटिस्फाइड एंड पास द गवर्नमेंट ऑर्डर्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या कहूं मैं इस जज को, क्योंकि लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं जातिवादी है। मैं नहीं कह रहा, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर जनता समाज के लोग कह रहे हैं ये जज जातिवादी है। मैंने कहा अरे ऐसा नहीं है भाई, उनके सामने जो कानूनी बहस हुई होगी, जो उनको सामने आर्गुमेंट्स हुए होंगे, उस हिसाब से फाइंडिंग रिकॉर्ड किया होगा। मैंने नहीं कहा उनको जातिवादी, लेकिन लोग कह रहे हैं ये जातिवादी सोच का परिणाम है। अब उससे दूसरा बड़ा उदाहरण आपको मैं सवाल कर रहा हूं ना, क्यों चाहिए रिप्रेजेंटेशन? ये तो रिप्रेजेंटेशन जज साहब का हो गया। सरकार ने स्पेशल अपील किया और सरकार ने स्पेशल अपील इसलिए किया कि कोई ये ना कहे कि हम समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहे। अब सरकार की जब स्पेशल अपील हुई और वहां सीनियर एडवोकेट साहब खड़े हुए बहस करने के लिए, ये उनका जजमेंट है स्पेशल अपील का। जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मंजीव शुक्ला साहब का जजमेंट है। सीनियर एडवोकेट ने आउटराइटली कोर्ट के सामने ये बहस ही नहीं किया कि ये जो जजमेंट है ये स्पेशल कंपोनेंट के प्रोविजन और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 के अनुसार एकदम गलत है। उन्होंने सीधा सीधा कहा हजूर बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इस साल लागू नहीं कर पाएंगे, अगली साल से लागू कर देंगे। अबे इतनी बात तो मेरा इस हाईकोर्ट का वो छोटा सा, मैं क्या नाम लेकर लोगों को बताऊं, जो कल का लड़का उसी से कह देता है फलाने जा कह देना साहब जा साहब रहने दो, अगली साल से लागू कर देंगे। वहां में सीनियर एडवोकेट का कौन सा ज्ञान है भैया? और कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग रिकॉर्ड करते हुए ये पैरा 11 क्या लिखा वो मैं बोल दूं, आपको ये ना लगे कि बीएन सिंह अपनी तरफ से भी कुछ बता देते हैं। इसके मिड पैरा में है लास्ट की 5 लाइनें, बट अल्टीमेटली ही सबमिटेड यानी काउंसिल he submitted that he does not join issue nor does he point out any illegality in the impugned judgment, but the government is faced with a piquant situation where if the judgment is complied for the current academic year it would throw the entire admission process haywire and create choice। और उन्होंने कह दिया अच्छा तो एक काम करना, अक्टूबर में अगली तारीख लगाई है मेरे ख्याल से 14 सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2025, और उन्होंने कह दिया पैराग्राफ 13 में although oral undertaking has been given regarding the next academic year as noticed earlier in para 6 subclause 13
A written undertaking in this regard in the form of an affidavit shall be filed by the appellants within a week from today. Failing this, the order shall cease to operate. अब वकील क्यों चाहिए समझ में आ गया? स्टेट में प्रतिनिधित्व क्यों चाहिए समझ में आ गया? जो लोग यहां नहीं हैं, जो लोग इस कैंपस के अंदर नहीं हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है कि उनके बारे में यह भाग्य का फैसला किसी विधायक, सांसद, सरकार की जरूरत नहीं पड़ती, एक और दो आदमी ही फैसला कर देते। इसीलिए मेरी टर्मिनोलॉजी है कि भारत में मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा सत्यानाश जितना हमारी विरोधी सरकारों ने नहीं किया, उससे बड़ा सत्यानाश भारत की न्यायपालिका ने किया। भारत की न्यायपालिका ने सत्यानाश इसलिए किया कि जब जब हमारे अधिकारों का विषय आया, उस न्यायपालिका को कभी भी व्याख्या हमारे हित में दिखाई नहीं पड़ी। सीए एनआरसी आया, लोगों ने सड़क पर आंदोलन किया, वो उमर खालिद की आज तक जमानत नहीं। ऐसा कौन सा अपराध किया? कौन सा ऐसा अपराध किया? भारत की डेमोक्रेसी के अंदर विदाउट आर्म अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 एवरी पर्सन हैव ए राइट टू प्रोटेस्ट विदाउट एनी आर्म एंड पीस। भारत के इतिहास में किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली में और 850 किसानों की हत्या हुई। कह क्या रहे थे? केवल यही तो कह रहे थे कि जो ये किसान कानून है ये किसानों के हित में नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रिव्यू किया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी उन पिटीशंस के ऊपर अर्लियर हियरिंग कर कोई जजमेंट पास आउट किया? सीए एनआरसी के मामले पर कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, क्या उन्होंने कोई फाइंडिंग रिकॉर्ड कर उन कानून को आज तक कुछ डिक्लेयर किया? इंदिरा साहनी के जजमेंट का इसके अंदर हवाला दिया। इंदिरा साहनी के जजमेंट के बावजूद 10% ईडब्ल्यूएस आज भारत में लागू हो गया। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10%, 50% से ज्यादा है वो लीगल हो गया, और ये 50% से ज्यादा नहीं है तो ये इलीगल हो गया। कमाल का चीज है यार। इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद में 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन हो गया, वो लीगल हो गया, और ये 70% रिजर्वेशन जो सीट का है स्पेशल कंपोनेंट प्लान के अंदर है। अंडर आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 देयर इज ए स्पेशल प्रोविजन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। The government have a right to make any institution established 100% for the welfare of the scheduled caste category or the special classes. दिखाई नहीं पड़ रहा क्या भैया? दिखता सब है, दिखता सब है, हमारी बस आवाज नहीं है। दिखता सब है, आवाज क्यों नहीं है मालूम है? आप सम्मेलन से जाने के बाद में कभी दूसरे साथी से नहीं कहते इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। आवाज क्यों नहीं है? आप सम्मेलन से बाहर जाकर कभी नहीं कहते हो इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। आवाज क्यों नहीं है? आप सम्मेलन से बाहर जाकर कभी नहीं कहते हो कि ये बहुत जरूरी है। एससी एसटी के अंदर स्पेशल प्रोविजन है अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन 18 नो एंटीसिपेटरी बिल कैन बी एंटरटेन्ड इवन though some judges have interpreted yes एंटीसिपेटरी बिल इज मैंडेटरी। कानून के होने के बावजूद व्याख्या कानून के विरोध में हो रही है। अरे भाई, फोन पर अभी फोन पर किसी को मां बहन की गाली दो, धमकी दो, ऑफेंस होगा कि नहीं होगा? होगा, लेकिन एससी एसटी का अपराध नहीं होगा। अबे जब किसी को गाली चुभ सकती है और धमकी चुभ सकती है तो जातीय अपमान नहीं चुभ सकता।
SC ST के जातीय अपमान में जज पूछता है, और हम लोग भी जब उधर से वकील होते हैं तो बहस करते हैं, माय लॉर्ड देयर इज नो इंजरी, ऑल राइट। अबे जातिगत अपमान के लिए किसी इंजरी की जरूरत है? होगा कैसे विशाल, होगा कैसे? तुम्हारे पापा बहुत समाज के लिए हीरा थे, हमारे दोस्त थे। विक्रम साहब को जानते हैं। ये लड़ाई लड़ क्यों रहे हैं हम लोग? ये लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जो कथन था और जो चेतावनी थी वो सही साबित होती दिख रही है। कौन सी? आगरा के रामलीला मैदान में कहा था, मेरे पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया, और आखिर में उन्होंने कहा, इस कारवां को यदि आगे ना ले जा सको तो पीछे भी मत जाने देना। लेकिन मैं इस बात को दुख के साथ आपके सामने कह रहा हूं, कारवां पीछे जा रहा है। हजारों वकील, लाखों वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और पहले से ज्यादा कहीं अमीर हैं हम, पहले से ज्यादा कहीं अमीर हैं हम। उसके बावजूद कारवां पीछे जा रहा है। कारवां पीछे जा क्यों रहा है? क्योंकि हम उद्देश्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो उद्देश्य के लिए नहीं, अन्य मामलों के लिए आपके साथ खड़े हैं। मेरे साथियों, केवल 2 बातें कहकर आज के कार्यक्रम को यहां मैं स्थगित करूंगा। आखिरकार जरूरत क्या है हम सबको ये सब करने की? आज भारत के बहुत बड़े भूभाग में जातिवाद जिंदा नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। और मजबूती का कारण यह है कि हमने अपनी रोजी रोटी को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ एक सपना रखता है और अपना एक उद्देश्य रखता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग आए और चले गए। बहुत सारे लोग कहते हैं बीएन सिंह जी क्यों चले गए? एक लाइन में जवाब है, कुछ लोग थक जाते हैं और कुछ लोग बिक जाते हैं। ये निरंतर चलने वाली लड़ाई है, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। इस उद्देश्य के साथ चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना। क्यों चलते रहना? क्योंकि इस उद्देश्य के विरोध में जो लोग हैं वो भी मजबूती से काम कर रहे हैं। वो घर नहीं बैठे, वो भी काम कर रहे। हमारे साधन संसाधन सीमित हैं और उनके पास साधन संसाधन की कोई कमी नहीं है। अगर उनका समाज होता तो आज शायद यहां लंच और डिनर की व्यवस्था होती। क्यों? कि कोई भी आदमी 1000-2000 रुपए देने से टेंशन नहीं लेता। यह मालूम है छोटा सा माइक क्यों है? क्योंकि इसके आयोजकों के पास माइक वाले को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। उसके बेटे की शादी नहीं है जो अपनी जेब से कर्ज लेकर करेगा। सच्चाई बयान कर रहा हूं। तो हम जिस समाज से आते हैं और जिस समाज की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उस समाज के लोग साथ खड़े नहीं होंगे तो क्या उस दुश्मन से सहारा मांगे कि भैया तेरे खिलाफ लड़ाई मजबूत करनी है, जरा 5000 रुपए दे दे? ऐसा तो नहीं हो सकता। 10 साल, 5 साल, 20 साल नॉर्मल उम्र बता रहा हूं।
आप और हम नहीं रहेंगे। 25 साल 30 साल लड़ाई रहेगी। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ ने यह फैसला किया कि हम रहें या ना रहें, आने वाली पीढ़ियों के लिए उस व्यवस्था का निर्माण कर कर जाएंगे। उस व्यवस्था का पहला पत्थर हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रखा और लॉ लाइब्रेरी विद हॉस्टल का प्रोजेक्ट वहां पर शुरू कराया। 14 सितंबर को वहां पर बोर लगने की कार्रवाई होने जा रही है, निर्माण अपना शुरू होने जा रहा है। जल्द ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भी मैं आपको ये खुशखबरी सुनाऊंगा। इस अभियान पर संगठन आगे बढ़ा है और इस जमीनी कार्रवाई को करने के लिए जमीन की रजिस्ट्री का अभियान आखिरी चरण में है। महीने 2 महीने के अंदर वो खुशखबरी भी संगठन आपको देगा। जब बड़ी लड़ाई होती है तो बड़ी तैयारी होती है और बड़ी तैयारी के लिए बड़ा धैर्य भी रखना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ साथियों एक मिशन और मूवमेंट के लिए समर्पित संगठन है और उसका एक लाइन में लक्ष्य में बता सकता हूं। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित समाज और जो राष्ट्र है उसका जो प्रतिरूप है वो भारत का संविधान है और भारत के संविधान को धरातल पर उतारना ही डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ की अपना मुहिम है और लक्ष्य है। संगठन के विषय में 2 बात मैं स्पष्ट कर दूं। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ ना तो आज किसी राजनीतिक पार्टी के अधीन है, ना ही कल अधीन होगा। अधीन इसका यह अर्थ नहीं है कि बहुजन समाज के लिए सही काम करने वाले लोगों के साथ नहीं खड़ा, ये अर्थ नहीं है इसका। बहुजन समाज के लिए अच्छा कार्य करे और उनके सामने मजबूती से खड़े हों, इस बात के लिए यह पॉलिसी बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि एक सामान्य अनपढ़ आदमी या सामान्य व्यक्ति वकील को डायरेक्शन देता है ऐसा कर लो। हम लोगों ने महसूस किया कि हमारा अधिवक्ता साथी कितना भी कमजोर हो फिर भी कॉमन पीपल से ज्यादा जानता है। दरोगा के सामने तो सीना फुलाकर पहुंच ही जाएगा, ज्यादा कुछ ना कर सके तो। अरे कानून बताने के लिए राय साहब भैया जैसे बहुत लोग हैं। संगठन किसी भी पार्टी के अधीन नहीं है, उसकी एक नैतिक पॉलिसी है कि जिससे कि संगठन कभी भी किसी राजनीतिक नेता के अधीन ना आ जाए। राजनीतिक नेता के अधीन ना लाने की वजह से ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। आप पॉलिटिक्स करो, रोक नहीं है। आप किसी भी पार्टी से टिकट लो, विधायक बनो, सांसद बनो, मंत्री बनो, अरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाओ, हमारे लिए तो बधाई है। आप इस संगठन की विचारधारा को समझोगे। इस अभियान को आगे बढ़ाने में जिले में मेरा छोटा भाई कमरुज्जमा इधर मेरे बगल में आ जाए। ये गलतियां इनकी नहीं है, ये हमारे जिला संयोजक हैं कमरुज्जमा जी। क्योंकि जिस अभियान को हम चला रहे हैं उसके लिए इनकी उम्र बहुत छोटी है। मैं जानता हूं कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी हमने इनके कंधे पर रखी है और जिस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाना है उसके लिए इनकी उम्र कम है, लेकिन फिर भी सेनापति सेनापति होता है। इसी प्रकार इनके तमाम साथी, उधर जैद साहब बैठे हैं, कहां जैद? ओ जैद बैठा है, उधर हमारा गायकवाड़ बैठा है, सुशील उधर बैठा है, इधर हमारा अरुण बैठा है। बहुत सारे साथी जिले भर से इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। ये इनकी लोग कहते हैं अरे इतने कम लोग, क्या कॉलर पकड़ेगा? कॉलर पकड़ेगा, निमंत्रण ही देगा, रिक्वेस्ट करेगा। किया उसने, अपने लेवल पर किया। इस अभियान को हमारे कमरुज्जमा, विशाल और ये सारे तमाम जो साथी हैं अभियान बढ़ा रहे हैं। इस आशा और विश्वास के साथ में
कि आपका सहयोग मुझे जितनी गति से मिलेगा उसके 4 गुना गति से मैं अपना तन मन धन, जीवन में कुछ साथ लेकर आए नहीं थे। इलाहाबाद में तो केवल किराए का कमरा लिए थे आते ही, अभी वो किराए का कमरा खुद किराए पर है, बहुत टेंशन नहीं है। एक ही बात की टेंशन है, मेरा सपना है इस हाई कोर्ट के अंदर अपने जीवन काल के अंदर रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई तो आगे बहुत चलेगी, लेकिन कम से कम 21 यानी 23 शेड्यूल ट्राइब इधर उत्तर प्रदेश में नहीं है, 23 और हमारे अदर बैकवर्ड क्लास के साथ ही जो है 27% यानी 50% इस अभियान को बहुत मजबूती से इस हाई कोर्ट के अंदर लागू कर दिखाएंगे। और इसे लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। कोई रोक सकता है तो वो केवल कौन? आप और हम। मजबूती से आगे बढ़ो और अपने अधिकारों का दावा करो, इस बात की फिक्र किए बिना कि हमारे इन लोगों को, भाई लोगों को कैसा लगेगा। अधिकारों की लड़ाई में समाज का भविष्य देखा जाता है, सही और गलत देखा जाता है, दूसरों को अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना।